Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about working of institution class 9 civics part 2. Yes, इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 दे चुकी हूँ और ये है आपका पार्ट 2. आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने 17 डाला है. इसका मतलब ही ये है कि ये पार्ट 2 है. इससे पहले मैं 16 क्वेश्चन दे चुकी हूँ, लेकिन आप जानते हो 16 क्वेश्चन जो मैंने उसमें दिया था उसमें बहुत से शॉर्ट भी थे और कुछ लॉन्ग थे. वैसे ये बताना ज़रूरी है कि चैप्टर बहुत बड़ा है या फिर इसमें बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो दिए जाने ज़रूरी हैं, इसलिए इस चैप्टर का साइज़ हो सकता है थोड़ा बड़ा. आज इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आपको 8 क्वेश्चंस दे रही हूँ और 8 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत टफ होगा, बस समझने की बात है. आप समझकर अगर देखने की कोशिश करोगे ना तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है. बस उसे एक फॉर्मेट में यहाँ दे रही हूँ, ठीक है. बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आप देखना शुरू करो. ऑब्वियसली सिर्फ क्लास 9 के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं कह रही हूँ, आगे भी ये आपके लिए यूज़फुल होगा इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 10th, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को, इससे रिलेटेड चीज़ों को खासकर वहाँ बताया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ यूज़ होगा. तो जब आप यूज़ कर रहे होगे तो आपको ये सारे वहाँ पर हेल्प करने वाले हैं. सो शुरू करें. आपका आज का ये पहला क्वेश्चन है. जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना, वो कृपया आप चेक कर लेना. मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी इस वीडियो में. आप शुरू करो. ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17. घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर. क्वेश्चन नंबर जो 17 भले ही है, पर इससे पहले जो क्वेश्चन थे ना वो शॉर्ट ही थे. सो आप देख सकते हो. आपका ये क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. इससे पहले आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा है जिसमें मैंने आपको बताया है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो सी हर बात का अगर एक ही आंसर मैं देना चाहूँ तो मैं आपको बड़ी आसानी से बता सकती हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात अगर करें ना तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होनी चाहिए. यहाँ पर मैंने पार्टीज़ ना यूज़ करके इंस्टीट्यूशन यूज़ किया है, तो ये पार्टीज़ ही हैं. आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बस मैंने पार्टीज़ ना डालकर यहाँ इंस्टीट्यूशन डाला है. अब आप देखना शुरू करो कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है. हालांकि ये इसके बारे में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो उसे मैं यहाँ दे रही हूँ. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगने वाले हैं अगर आपने पहले से पढ़ा है कि आप इसे जानते हो, आपने इसे पढ़ा है, ठीक है. तो अब शुरू करें. ये है वी नीड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ड्यू टू दीज रीजंस. इस वजह से हमें ज़रूरत है. पहला पॉइंट देख लें. गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज़. यानी कंट्री को गवर्न करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही तो. पर कहाँ, जहाँ डेमोक्रेसी होगा. योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अटेंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज़. यानी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अरेंजमेंट जो किए जाते हैं वो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता है. मॉडर्न डेमोक्रेसी डालना ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआती जो डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे तो एक्चुअली वो रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन इसे हम मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि अब्राहम लिंकन ने जिसकी परिभाषा दी, तो वो डेमोक्रेसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं. तो ये सारे जो अरेंजमेंट जो होती है ना डेमोक्रेसी में, यहाँ मैंने ब्रैकेट में डाला है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे समझ लो केवल. तो जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ यानी मीटिंग्स हो रहे हैं, किसी तरह की चीज़ों पर बहस हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ डेमोक्रेसी में ही होती है और वो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में होती है. और इसी को तो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन. और इंस्टीट्यूशन के साथ साथ यहाँ पर आप चाहो तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बता सकते हो. ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ऐड किया है कि अगर कभी छोटा सा एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है तो आपके लिए हेल्पफुल होता है. Your next point is this: the constitutions of any country lay down basic rules on the power and functions of each institution. जो कंट्री है, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या देता है, तो बेसिक रूल्स बताता है कि क्या करना है, कैसे जो है कंट्री चलेगा, किस रूल के बिहाफ पर चल रहा होगा, तो ये वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स. और नेक्स्ट तरफ आप चलें. नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस. यानी जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस ही तो लेते हैं. डियर इंस्टीट्यूशन बार बार मैं बोल रही हूँ, दैट मीन व्हाट,
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अभी जो रूलिंग पार्टी है वो सारे डिसीजन ले रही है। हालांकि अपोजिशन का भी रोल डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा होता है, अपोज करती है ना, नहीं तो रूलिंग पार्टी ऐसा ना हो कि तानाशाह बन जाए 5 साल के लिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद ही तो इलेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं, इंस्टीट्यूशंस फॉर्मुलेट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। फिर वही इंस्टीट्यूशन का मतलब है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत सी पॉलिसीज़ बनाती है ताकि वो जो है गवर्नमेंट को रन कर सके और कंट्री को अच्छी कंडीशन पे रख सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। किसी भी तरह का विवाद अगर हो जाए सिटीजन्स के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट के किसी रूल को लेकर, तो भी इसका भी प्रावधान जो है यहाँ पॉसिबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट नॉट ओनली हमारे लिए, हम ये सिंपली कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का होना। और ये तो आपने डेमोक्रेसी के बेनिफिट में जाना ही है कि बिना पार्टीज़ के 2 और मोर देन 2 पार्टी शुड बी देयर। तो यहाँ कुछ वैसे ही चीज़ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी कुछ वैसे ही चीज़ है जिसको मैं यहाँ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ आर द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। पहले तो आप क्वेश्चन ही समझ लो क्या कहता है। एक बार तो कहता है कि इसमें डिले और कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, जटिलताएं बहुत सी होती हैं, पर क्वेश्चन पूछता है हमसे कि कैसे ये जो डिलेज, किसी भी काम में देर होना और जो जटिलताएं होती हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन से इंस्टीट्यूशन दिए, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो डेमोक्रेसी में क्या है, यूज़फुल है। अब बताओ, किसी प्रॉब्लम की बात आप कर रहे हो एक तरह से कि डिले करना किसी चीज़ में और उसमें जटिलता होना उसकी परेशानी का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर आप क्या पूछ रहे हो कि वो कैसे यूज़फुल है किसी डेमोक्रेसी के लिए। तो पहले तो मैं एक बार ऐसे समझा दूँ कि जब भी कोई डिसीजन होने में देर होता है तो ठीक है, वो अच्छा नहीं है। हम मानते हैं कि डिसीजन जल्दी हो जाने चाहिए, लेकिन अगर देर होता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी तो हैं। उसमें डिस्कशन होता है, सोच विचार होती है, बात निकलती है, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल कर दिया। तो इसमें हो सकता है कि कुछ आपसे गलत फैसले हो जाएं, लेकिन किसी चीज़ को बार बार सोच समझ कर विचार विमर्श कर किया जाता है। तो विचार विमर्श कौन करता है, तो वही तो रूलिंग और अपोजिशन पार्टी। पार्लियामेंट में तो ये होती है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर डिस्कशन और बहस। तो इस तरीके से ये यूज़फुल है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आपका पहला पॉइंट है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंस्टीट्यूशन जो है बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व करता है, तो जिस वजह से लेट तो होगी। आप नोटिस कर रहे होगे कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो भी कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन हाँ कई बार आपको समझने में परेशानी हो सकती है कि वो दोनों अलग चीज़ तो नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को कवर कर रही हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। सी, लीडर्स के भी हाथों को बांधता है। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें होते हैं कि लीडर्स जो जीत कर गए हैं, जिनको हम डेमोक्रेसी में बहुत वैल्यू देते हैं, उनके पास बहुत पावर होता है, वो भी बंधे होते हैं, उनके भी हैंड्स बंधे होते हैं। वो भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। किसके थ्रू बंधे होते हैं, तो यही तो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स, दिस ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो ये इस पॉइंट को अगर आप छोटे से पॉइंट से समझना, अगर 1 मार्क्स के लिए ही अगर आ जाता है तो बस ये काफ़ी होगा कि क्यों लेट होते हैं, क्यों डिले होते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेशंस जो है होते हैं। तो उसके लिए ये पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशंस में होता क्या है। ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मीटिंग्स, कमिटीज़ और रूटीन्स रन कराते हैं, जिससे कि डिले होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजंस। लेकिन चाहे डिले होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ये फिर भी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर सेट ऑफ पीपल, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है पीपल इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उनसे कंसल्ट किया जा सके। और कंसल्ट तो ऐसे आपसे फ़ोन पे तो होती नहीं है। कंसल्टेशन दैट मीन कि आप जैसे कोई रूलिंग पार्टी किसी फैसले को करना चाहे और उन्होंने रूल बना भी दिया,
तो भी ऐसा नहीं कि वो उसके उसके लागू होने के बाद भी और कई बार उससे पहले भी धरना प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ें होने लगती है, तो ये भी क्या है, एक तरह से जनता का विरोध है। और अगर जनता बहुत खुश होती है तो भी आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू बहुत सारे जो है डिसीजंस लोगों तक पहुंचते हैं, या बहुत सारी आवाज़ जो जनता की है वो रूलर्स तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में भले ही डिले और कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेसी के लिए यूज़फुल ही हैं, क्योंकि वो इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको इससे पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। इससे पहले वीडियो में क्या दिया है और इसमें क्या देने वाली हूँ वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर तो एग्जैक्ट मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो का साइज़ वैसे लंबा हो जाएगा, मैं चेक तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दे रही हूँ कि ये 2 पर आपको देखती हूँ पॉसिबल होता है तो मैं बता भी दूँ कि वो 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअली जिसमें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो उन्हीं 2 क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ डाला है, जो कि आप अगर बहुत स्मार्टली प्ले करो ना तो बस उसके फीचर्स को देखकर आसानी से इसके आंसर को पुट कर सकते हो। अब देखना शुरू करना, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ सकता है कि वो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इजी था याद करना या ये है। तो आप देखना शुरू करो। पहले क्वेश्चन समझ लो, व्हाई डू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। क्वेश्चन तो सिंपल सा है कि क्यों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास ज़्यादा पावर होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। तो ये क्वेश्चन में आप जिन्होंने नहीं वो देखा या नहीं सुन पाए हैं या नहीं समझा है जिन्होंने, उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम किन को बोलते हैं, वही जो रूलर्स, जो नेता जिनको आप चुनते हो, जिनको वोट के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का कार्यकाल बड़ा होता है, पॉलिटिकल का छोटा होता है, क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुना जाता है। ये अलग बात है कि वो ज़्यादा अगर दोबारा भी वो विन कर सकते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास ज़्यादा पावर होता है। क्यों होता है? वैसे तो एक लाइन में अगर आंसर देना चाहूँ तो बस इसलिए कि इनको डेमोक्रेसी में कीमत मिलती है, क्योंकि इनको हम चुनते हैं। और डेमोक्रेसी में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि माना यह जाता है कि उतने सारे पीपल्स का पार्टिसिपेशन के थ्रू उनको चुना गया है। अब यहाँ आंसर मैं दे रही हूँ कि इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, यानी ऐसा क्यों होता है, तो इन रीजन्स की वजह से। पहला पॉइंट कहता है इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। द विल ऑफ द पीपल दैट मीन डेमोक्रेसी में जो जनता की इच्छा होती है वो सुप्रीम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मिनिस्टर जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है कि अगर ये क्वेश्चन होता है कि जनता के द्वारा चुनी जाती है, या फिर ऐसे ही कि क्यों उनके पास इतना पावर होता है, जैसे सिंपली ये पूछा, यहाँ तो बता दिया है स्टेटमेंट में कि उनके पास ज़्यादा पावर होता है, लेकिन अगर एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट किया जाए और पूछा जाए क्यों ज़्यादा पावर होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास, तो इसका आंसर यहाँ ब्रैकेट में मैंने दिया है कि क्योंकि दस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ पीपल ऑन देयर बिहाफ। यानी ये पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि वो जनता अपने हिसाब से इनको देती है ये पावर। इसीलिए डेमोक्रेसी में जो है सिटीजन की बहुत कीमत होती है, तो सिटीजन ने जिसे चुना है उसकी कीमत तो बढ़ ही जाएगी ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मिनिस्टर्स आर फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कंसिक्वेंसेस हिज डिसीजंस। इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल, यहाँ पर मिनिस्टर मैंने डाला है, दैट मीन वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बहुत पावरफुल भी होते हैं, साथ साथ वो आंसरेबल भी होते हैं। किसी भी तरह की कुछ चीज़ होती है तो किस पे बात आएगी, मिनिस्टर पर ही जाती है कि आपने इसे ध्यान नहीं दिया, आपने क्यों किया ऐसा। तो वो आंसरेबल होते हैं जनता के प्रति, जो भी घटना हो, कंसिक्वेंसेस हो, चाहे वो महिला हो, नेता या पुरुष नेता हो। योर नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्टर्स टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सारे डिसीजंस जो लेते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से, एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट की मदद से लेते हैं। और यही मैं बता दूं, ये एक्सपर्ट पता है कौन है, तो ये एक्सपर्ट होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के पास सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से कम पावर होता है, लेकिन हाँ नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो मिनिस्टर्स क्या करते हैं,
सलाह लेते हैं किससे, एडवाइस करते हैं एक्सपर्ट से। यहाँ एक्सपर्ट ही डाला गया बट ये एक्सपर्ट हैं कौन, तो ये यही हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने डाल ही दिया है, द एक्सपर्ट्स ब्रैकेट में परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कैन टेल द रूट बट अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म्स दिस रोल इन, सॉरी यहाँ पर मैंने बोला गलती से, फिर से आप एक बार देख लो। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो बताते हैं एक रास्ता, किस रास्ते जाना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं वही ये रोल प्ले करते हैं, उन्हीं की सिग्नेचर चलती है, उन्हीं के अनाउंसमेंट पे बात होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, दैट मीन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ऐसे ये आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन इस वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको दिया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन उसी को मैंने थोड़ा सा, जैसे अभी 19 नंबर क्वेश्चन दिया था, उसी तरह यहाँ मैंने दिया है कि क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्वेंट का। सिविल सर्वेंट मीन्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्या रोल है, क्या महत्व है इनका इन रनिंग गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को चलाने में। आंसर आप देखें कि ये रोल है, पहला पॉइंट ही मैं शुरू कर रही हूँ, द सिविल सर्वेंट इज यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बहुत एजुकेटेड भी होते हैं और इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जिससे कि वो मिनिस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं। आप ये यहाँ पर सुनकर अगर आपको लगता है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास नॉलेज नहीं होता है, यस मैं यही बोल रही हूँ कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास उतना नॉलेज नहीं होता जितना कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के पास होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा किसी दिन हो जाए कि कोई एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो है चुनाव लड़ा और वो जीत गए, तो उनके पास तो नॉलेज होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, ये समझ के चलना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो नेता होते हैं उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली वो उनको जनता चुन कर भेजती है। और हमारी डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं है। वो एकदम अंगूठा छाप भी होंगे ना, तो उनको जो है मिनिस्ट्री दी जा सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी मानती है कि जनता जिनको चुन लेती है वो लीडर बन सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा मान लो कोई नेता अगर बन जाता है, कोई मिनिस्टर, तो उसकी मदद भी कौन कर रहे होते हैं, हमारे सिविल सर्वेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं और कई बार तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, तो वो कौन करेगा उसकी मदद। जैसे कि बहुत सारे जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उस पर सारे लोगों की नॉलेज नहीं होती। सपोज दैट कि कोई एक डॉक्टर थे और बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, नामी डॉक्टर थे और वो वहाँ से जीत गए, तो अब वो जीत गए तो अब वो राज सत्ता चलाने गए, तो उनको थोड़ी कुछ पता है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है डॉक्टरी की है। अब उनसे अगर कह दिया जाए कि सत्ता चलाओ, तो वो कैसे चलाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए सिविल सर्वेंट जो है उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। तो जैसे अभी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या मोदी जी अपने काम सारे खुद करते हैं, सारे फैसले वो, जो आज आपको अनलॉक पीरियड शुरू हो चुका है या लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ था, तो आपको क्या, आप क्या समझते हो कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया। हाँ, उनके फैसले सामने आए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कीमत है, लेकिन उनको ये सलाह देने वाले लोग जो थे वो सिविल सर्वेंट ही थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, द एडवाइजर वर्किंग इन अ फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर about economics than the finance minister। यहाँ पे ये then है डियर, ये सब आप देख रहे हो, मैंने इसे करेक्ट कर दिया, ये then है, तो यहाँ पर आप then कर लेना। आपको यहाँ मैं बता रही हूँ कि एडवाइजर्स जो होते हैं, जो वर्किंग इन अ फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा नॉलेज जो है वहाँ पे काम करने वाले एडवाइज़र, एडवाइजर्स मीन्स ये सिविल सर्वेंट या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया ही। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें, समटाइम्स द मिनिस्ट्रीज में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पे जो लोग होते हैं, उनको कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता किसी खास मैटर पे।
तो ये क्या है, टेक्निकल मैटर्स पे उनको नॉलेज नहीं होता, दैट्स कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री। तो उस वक्त भी कौन हेल्पफुल होते हैं, तो यही परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस कुड ईजिली हैपन इन द मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एट्सेट्रा। यानी ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। मैं तो आपको सिंपली ये बोलूँगी कि ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। अभी मैंने आपको अपने प्राइम मिनिस्टर जी और एक किसी डॉक्टर के बारे में एग्जांपल बताया कि भाई वो अगर नेता बन जाते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से हम मान कर चलें कि जो हमारे रूलर्स होते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी मदद कौन कर रहे होते हैं, तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ही कर रहे होते हैं। इनके बारे में जो डिफ्रेंशिएशन है वो इससे पहले वीडियो में मैंने दिया था, बट यहाँ मैंने थोड़े से अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is an independent and powerful judiciary considered essentials for democracies? क्यों जो है एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी वो कंसीडर किया जाता है बहुत ही ज़रूरी किसी डेमोक्रेसी के लिए। तो एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस हैं? पहला चीज़ तो ये, यानी इंडिपेंडेंट, यानी इन पे किसी का जोर नहीं है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी का जोर नहीं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर मैं यहाँ दे रही हूँ, सेटलिंग डिस्प्यूट्स एट नेशनल लेवल। किसी भी तरह का विवाद हो जाए नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो उसके निपटारे के लिए जो है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अब मैंने जो यहाँ नेशनल लेवल कहा, इसका क्या मतलब है? नेशनल लेवल का मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हो तो क्या हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री जी तो जज को दबाव बना सकते हैं कि भैया आप मेरे पक्ष में कोई फैसला दें। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह का विवाद जो नेशनल लेवल का भी हो जाए तो भी जज के पास ये पावर होता है कि वो बिना दबाव में आए अपना काम करें। योर नेक्स्ट पॉइंट इज टू जज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के एक्शन को जज करने के लिए भी जो है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो तो जी हजूरी करेंगे ना कि भाई नहीं नहीं, जो रूलिंग पार्टी है वो तो सब अच्छा ही करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो रूलिंग पार्टी है उसको भी जज करने के लिए जो जुडिशरी है उसका क्या होना ज़रूरी है? इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। योर नेक्स्ट पॉइंट टू गिव फेयर जजमेंट दैट एवरीवन विल ट्रस्ट। ताकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर आदमी को सही जजमेंट मिले, फेयर जजमेंट मिले और उन पे विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं टू एक्सेप्ट अपील ऑफ पीपल। अगर इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद होगा जुडिशरी, तभी तो हर आदमी की अपील को वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये तो मोदी जी के खिलाफ अगर कोई केस लेके गया तो उसे एक्सेप्ट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर किसी को उनसे प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनके अगेंस्ट भी जाकर केस फाइल कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इंडिपेंडेंस जुडिशरी मीन्स। हालांकि ये मैंने आपको ऐसे ही दिया है कि क्या मतलब है क्या करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो वो मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो आप समझो और दोनों में जो डिफरेंस है वो आप समझ लेना। एक क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि क्यों ज़रूरी है आज़ाद होना, ठीक है, यानी आज़ाद है हमारे यहाँ, हमारी जुडिशरी जो है वो आज़ाद है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कि क्यों ज़रूरी है, तो सिंपल से आंसर के साथ ये आपको मिल गया कि भाई क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन यही नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ वो क्या है, व्हाट डज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन। क्या मतलब है, जिसके ऊपर तो आपको बताया कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या है, क्या मीनिंग है, क्या मतलब है जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का। तो आप यहाँ पर देखो, ज़्यादा कुछ आपको नहीं पता चलने वाला, लेकिन हाँ एक बेसिक सी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होने से क्या मतलब है। अब कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, अगर अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो ना, तो जैसे मैंने आपको ऊपर छोटे छोटे से 4 पॉइंट दिए हैं और यहाँ भी मैंने आपको ऑलमोस्ट 4 पॉइंट दिए हैं। तो अगर आपके लिए बड़ा क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से इन दोनों क्वेश्चन को सम ऑन करके दे सकते हो। तो अब देखना शुरू करो, ये है क्या,
तो इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इसीलिए तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। कि इंडिपेंडेंट क्यों है, क्या है इंडिपेंडेंट का मतलब, क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश ने हम पर राज कर रखा है अभी भी। तो हम किससे आज़ादी चाहते हैं? तो हमारी जुडिशरी को हम किससे आज़ादी दिलाना चाहते हैं, किससे हम आज़ाद मानते हैं? तो सिंपली कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ना तो लेजिस्लेचर के, ना तो किसी एग्जीक्यूटिव के। यानी जो चुनकर आई है, जो सत्ता चल रही है, जो लेजिस्लेचर है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में चलती है, और उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी दो तरह के होते हैं, परमानेंट एंड पॉलिटिकल। तो किसी के हाथ के नीचे नहीं है, किसी का दबाव नहीं चलता। तो ये आज़ादी की निशानी है। यहाँ पर कोई दूसरे देश के गुलाम नहीं है ये, लेकिन हम देश के अंदर भी हमारी जो जुडिशरी है वो कैसे आज़ाद है। नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जो जजेस हैं वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट की मर्जी से काम नहीं करते, क्योंकि मर्जी से काम करेंगे तो उन पर नज़र कैसे रखेंगे? क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको दिया है ना कि वो जो है बिल्कुल एक्शन जो होती हैं, जजेस का एक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी वो नज़र रखती हैं। किसी भी तरह का विवाद हो जाए तो उस पर भी वो नज़र रखती है। अब यहाँ पर देखें कि जो जज होते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे नहीं चलते। गवर्नमेंट उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप ऐसा करो या वैसा करो। वो अपनी मर्जी से चलते, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ, जो है यहाँ पर ब्रैकेट मैंने जो डाला है वो है अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ एनी पार्टी। तो किसी भी पार्टी की मर्जी से नहीं चलेंगी कि भाई जो सत्ता में पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसकी मर्जी चलेगी जुडिशरी पे, तो बिल्कुल भी नहीं चलती ऐसी। नेक्स्ट है, द इंडियन जुडिशरी इज़ वन ऑफ द पावरफुल इन द वर्ल्ड। इंडियन जुडिशरी जो है वो जो है बहुत ही पावरफुल है पूरी दुनिया में। और ये जो है ब्रैकेट में मैंने ऐसे डाल दिया है, क्यों पूरी दुनिया में पावरफुल, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ डाल सकते हो, इन द सेंस दैट इट कैन डिक्लेयर लॉ इनवैलिड इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो पूरी दुनिया में जुडिशरी चलती है, लेकिन माना ये जाता है कि इंडिया की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये इसमें इस सेंस में भी आप देख सकते हो कि ये डिक्लेयर कर सकता है किसी कानून को भी इनवैलिड। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे लगता है कि नहीं गलत है, ये गलत हो रहा है, तो उसको भी इनवैलिड दिया जा सकता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो आपने अभी नोटिस किया होगा न्यूज़ में कि जो ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम का एक रूल हुआ करता था, ट्रिपल तलाक, उसको भी हटा दिया गया। जबकि पहले उनके धर्म के हिसाब से ये चलता था, लेकिन इसे अब हटा दिया गया। यानी जो हमारी जुडिशरी है उनके पास इतनी पावर है कि वो इसमें भी हस्तक्षेप करके हटा सकते हैं। यानी अब कोई भी मुस्लिम पर्सन अपनी जो है पत्नी को ऐसे ट्रिपल तलाक बोलकर, तलाक 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 बोलकर तलाक नहीं दे सकते, जो कि पहले उनके समाज में होता था। ये मैंने आपको क्यों बताया? इस चीज़ को समझाने के लिए कि यहाँ पर इतना जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी जुडिशरी है कि वो पहले से किसी बनाए रूल को भी वो हटा सकती है अगर उसकी नज़र में वो गलत है तो। योर नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ जुडिशरी में, कि इंडियन जुडिशरी जो है वो एक गार्जियन के तौर पे काम करती है। किसके? तो वही फंडामेंटल राइट, जो 6 फंडामेंटल राइट के बारे में आप जानते हो, तो उनकी गार्जियन के तौर पे। दैट मीन अगर वो 6 फंडामेंटल राइट लेने से अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे? ऑब्वियस है कोर्ट केस होता है वो, और वहाँ पर आपको न्याय मिल जाएगा। योर नेक्स्ट पॉइंट से ही मैंने क्वेश्चन एक्चुअली जनरेट किया है, आप देख लो, जो समझना आपके लिए ज़रूरी है। हाउ कैन यू से दैट आर जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? जैसे मैंने बोला कि मैंने इसी पॉइंट को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं डियर, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा स्टैंडर्ड 10th में भी, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसके यूजेस आपको मिल जाएंगे। अब बताने जा रही हूँ कि क्यों हमारे लिए जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी, वो गार्जियन के तौर पे हमारे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। तो आप देखना शुरू करो। द सिटीजन्स हैव राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सिक रिमेडी इन द केस ऑफ एनी वायलेशंस ऑफ देयर राइट।
यानी जनता को अधिकार है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सके अगर उसका कोई भी अधिकार जो है नहीं दिया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, उसको किसी भी अधिकार को लेने से रोका जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट से रेमेडी के लिए, उपचार के लिए जा सकता है। हालांकि जो फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया भी है, कौन सा फंडामेंटल राइट, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट। तो ऐसे अगर एक फंडामेंटल राइट के बारे में पूछो कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो ये वही राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहाँ जाके आपको मिलेगा, तो वो तो कोर्ट में ही जाकर मिलता है ना। वो अधिकार कहाँ आपको मिलता है, अगर आपको किसी अधिकार को लेने से रोका जा रहा है तो वो अधिकार आपको कहाँ जाके मिलेगा, कोर्ट में ही तो जाके मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ एक नियम बना जिसमें मुस्लिम के ट्रिपल तलाक को हटा दिया गया। तो सपोज करो अब किसी मुस्लिम महिला के साथ फिर से ऐसा हो कि उनके जो है हस्बैंड उन्हें ट्रिपल तलाक 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 बोलकर कहा और कहा कि अब तो तलाक हो गया, तो और वो बात नहीं मान रहे, तो पता है वो महिला क्या कर सकती है, वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट में कह सकती है कि भाई ये आदमी जो है मुझे ट्रिपल तलाक दे रहा है और जो है मेरी सुरक्षा की जाए। तो कोर्ट इस बात पर एक्शन लेगा और उसके पति को पनिश भी करेगा। तो इस तरीके से सिंपली आप कह सकते हो कि जो जुडिशरी है वो हमारे फंडामेंटल राइट के लिए एक गार्जियन के तौर पे काम करता है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of government। इसको हम कहते हैं PIL, ठीक है। इस यहाँ ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, दिस इज कॉल्ड PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी भी जनता के अधिकार को लेने से उसे रोका जाए तो वो PIL दायर कर सकता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको ले चलूँ, द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। कोर्ट तो बीच में आ सकता है अगर ऐसा कोर्ट को लगे कि गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो भी अपने पावर को मिसयूज कर रही है, तो तुरंत गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो इंटरवेन करे उस चीज़ में कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ भी इस बात से साबित होता है कि हमारी जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज द चेक मैल प्रैक्टिसेस। ये अगर किसी तरह का कुछ बुरा प्रैक्टिस हो रहा है ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, किसी पब्लिक ऑफिशियल्स के थ्रू या किसी तरह की ऐसी बुरी चीज़ हो रही है तो उस पर भी नज़र रखती है, चेक रखती है। दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसी वजह से तो जनता को इतना भरोसा विश्वास होता है हमारे जुडिशरी पे कि भाई वहाँ पे सही न्याय मिलेगा। And your next and last question of this video is what are the functions and power of प्राइम मिनिस्टर। हालांकि और भी फंक्शन एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट्स भी हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, आप देख लो। इजी पॉइंट्स ही हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, आप इनमें से पॉइंट को घटा भी सकते हो। तो ये है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहला पावर है ही शी चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, यानी जितनी भी कैबिनेट मीटिंग है उसको होल्ड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होल्ड करते हैं। ही शी कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन कौन देखते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं। हिज हर डिसीजंस आर फाइनल इन द केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट अराइजेस बिटवीन द डिपार्टमेंट। अगर कोई दो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में विवाद हो जाए कि नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहे कि वो इतना पैसा डिफेंस के लिए नहीं देगी और डिफेंस मिनिस्टर कहे कि नहीं हमें तो इस बार ज़्यादा जो है बजट चाहिए अपने डिफेंस के लिए, तो अगर लड़ाई हो जाए तो कौन सुलटाएगा, कौन बीच में आएगा, किसकी बात को मानी जाएगी, तो ये अधिकार है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। नेक्स्ट पॉइंट है ही शी एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। ये एक सामान्य सुपरविजन भी कर सकते हैं, नज़र भी रख सकते हैं, सुपरवाइज भी कर सकते हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उन सब के ऊपर ये नज़र रख सकते हैं, उनको सुपरवाइज भी कर सकते हैं। योर नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स
एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। इस लाइन को आप समझ लो, प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट तक तो आपको पता चल ही गया कि प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क को, दैट मीन कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, कौन अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि साल भर काम करवाने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, इस मिनिस्ट्री में इनको दिया जाए, किसी और को दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, या फिर इस मिनिस्ट्री इसको हटाकर वहाँ कर दिया जाए, तो वो बदल सकते हैं, यानी वो फेरबदल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ डाला है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ वर्क टू द मिनिस्टर्स। यानी ज़रूरी नहीं कि साल जैसे रूलिंग पार्टी सत्ता में आई तो जो पहले साल जो मिनिस्टर्स हैं वही बने रहें 5 साल तक, ज़रूरी नहीं है। वो चाहें तो अपनी मिनिस्ट्रीज़ में फेरबदल कर सकते हैं, यानी काम को रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा। योर नेक्स्ट पॉइंट इज ही शी ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स। और तो और उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकें, उनके काम से नाखुश हों तो हटा भी सकें। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। अगर किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना पड़े अपनी मिनिस्ट्री से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यानी कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़े, तो मात्र प्रधानमंत्री जी के पद छोड़ने मात्र से बाकी सारे मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मीन्स दैट सबसे बड़े जो हुए वो प्राइम मिनिस्टर जी ही हुए, उन्हीं के बिहाफ पर बाकी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर की इतनी कीमत होती है। वैसे मैं ये तो नहीं बोलने जा रही हूँ कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मैं दूंगी। पर हाँ, ये प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत टफ नहीं देने वाली हूँ, इजी इजी सी चीज़ें होंगी। जैसे क्या क्या देने वाली हूँ कि प्रेसिडेंट के क्या वर्क हैं, जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलकर काम करते हैं, थोड़ी सी मुझे पार्लियामेंट के बारे में बतानी है, और साथ साथ मिनिस्टर्स के कितने लेवल होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।